ये स्टूडेंट बीकॉम पार्ट फर्स्ट के एएनएफ के सेकंड पेपर बिजनेस स्टैटिस्टिक्स में आज हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। दिस इज़ एनालिसिस ऑफ टाइम सीरीज़। परीक्षा की दृष्टि से भी ये चैप्टर काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो टाइम सीरीज़ से हमारा यहाँ पर जो अभिप्राय है कि सांख्यिकी में हम देखते हैं कि हम आंकड़ों को या हमारे जो डेटा हैं उनको हम इकट्ठा करते हैं, उनका विश्लेषण करते हैं। यहाँ पर टाइम सीरीज़ में भी उन समंकों का हमें एकत्रीकरण करना है, लेकिन उनका एकत्रीकरण यहाँ पर समय के आधार पर किया जाना है और इसी कारण से हम यहाँ पर इसको एनालिसिस ऑफ टाइम सीरीज़ बोलते हैं। समय की ये अवधि वर्ष, माह, सप्ताह, समथिंग कुछ भी हो सकती है। तो काल श्रेणी के विश्लेषण से हम आर्थिक व व्यावसायिक क्षेत्र में समय के आधार पर विभिन्न चर हम जैसे हमने अभी तक पढ़ा है कि जैसे मान लीजिए प्रोडक्शन है, विक्रय है, किसी व्यवसाय के लिए विक्रय हो सकता है। अगर हम देश की बात करें तो हमारे जीडीपी के आंकड़े हो सकते हैं, जनसंख्या हो सकती है। इसमें होने वाले परिवर्तनों का हम अध्ययन करते हैं। तो इसका विश्लेषण करने से हमें क्या होता है कि भाई भविष्य के बारे में एक प्रवृत्ति का पता लग जाता है। और हम इस अध्याय में यही पढ़ेंगे कि ट्रेंड का एनालिसिस करेंगे, ट्रेंड को ज्ञात करेंगे। वो ट्रेंड से ये पता लगेगा, हम भविष्य के बारे में पूर्वानुमान लगा सकते हैं। तो टाइम सीरीज़ काफ़ी हेल्पफुल होती है फोरकास्टिंग करने के अंतर्गत। इसका जो मीनिंग है, ए सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन जैसे हम जो इकट्ठे करते हैं चर वगैरह, जिसे हम वेरिएबल्स बोलते हैं, रिजल्ट और अदर डाटा ऑब्टेन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। यहाँ पर ये जो ऑब्जर्वेशन है, चाहे वो रिज़ल्ट हो चाहे वो अदर डाटा हो, वो सारे किससे रिलेटेड होते हैं? इट इज़ पीरियड, मतलब एक समय से संबंधित होते हैं। जैसे कि और वे सारे एक रेगुलर इंटरवल से इकट्ठे किए जाते हैं। जैसे मंथली सेल्स के फिगर हैं, या क्वार्टरली इन्वेंट्री के डाटा हैं, या दैनिक बैंक के जो बैलेंस है, ये सारे एक रेगुलर इंटरवल हो सकते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल किसी शेयर का रोज़ाना का जो बीएसई पे या एनएसई के ऊपर जो प्राइस है, उसको भी हम यहाँ पर रेगुलर के हिसाब से उसका अध्ययन कर सकते हैं और उसका पर्टिकुलर प्राइस बढ़ेगा या घटेगा, इसका निर्धारण कर सकते हैं। अगर इसकी परिभाषा को देखें तो या लुन चाओ के अनुसार एक काल श्रेणी को कुछ चलों या चलों के समूह के विभिन्न समय अवधियों के मूल्य के संग्रह के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। काल श्रेणी के विश्लेषण से हमें भूतकालीन व्यवहारों का ज्ञान हो जाता है। इससे हम भविष्य के बारे में पूर्वानुमान लगाना भी आसान हो जाता है और इससे हम किसी भी संबंध में किसी तुलना का भी काम कर सकते हैं। हालांकि इस विश्लेषण से जो हम पूर्वानुमान लगाते हैं वो बिल्कुल सही हो ऐसा नहीं कह सकते, परंतु ये भी फैक्ट है कि वो वास्तविकता से दूर भी नहीं होते हैं। यदि हम पिछले 20 वर्षों के उत्पादन के आंकड़े इकट्ठे करें और उसके आधार पर अगले वर्ष का अनुमान लगाएं तो लगभग वे सही साबित होते हैं। हाँ, किसी अपवाद स्वरूप अगर कोई घटना हो गई हो तो वो जो हमने अनुमान लगाए हैं वे कुछ अलग भी हो सकते हैं। इसके मीनिंग के बाद अब हम इसके कंपोनेंट के बारे में पढ़ेंगे। टाइम सीरीज़ में जो कंपोनेंट हैं उनको 4 भागों में विभाजित किया गया है। दिस इज़ सेक्युलर ट्रेंड, सीजनल वेरिएशन, साइक्लिकल वेरिएशन और इर्रेगुलर फ्लैक्चुएशन। इसको वन बाय वन हम इसके बारे में पढ़ेंगे। द फर्स्ट वन इज़ सेक्युलर ट्रेंड। सेक्युलर ट्रेंड को या इसको हम दीर्घकालीन प्रवृत्ति भी बोलते हैं, जो कि दीर्घकाल में या तो वो बढ़ती है अथवा घटती है। तो दिस इज़ द इंक्रीज और डिक्रीज डाटा ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। अब ये लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम है, इसका निर्धारण भी बड़ा अलग अलग डिपेंड करता है। जैसे मान लीजिए एक उत्पादन के अगर हम आंकड़े लें तो 5 से 10 साल की अवधि को एक हम मान सकते हैं कि महत्वपूर्ण या सिग्निफिकेंस पीरियड है। लेकिन अगर किसी मरीज़ की पल्स नापनी हो तो घंटे भर में भी अगर उसकी जो पल्स हम बार बार लेंगे उसका,
तो वो भी सफिशेंट होती है। लेकिन यहाँ पर ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि सेक्युलर ट्रेंड में जो ट्रेंड होती है वो या तो अपवर्ड साइड में होती है या वो डाउनवर्ड साइड में होती है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम जनसंख्या को देखें तो जनसंख्या, हमारे देश में जनसंख्या पिछले अगर 50 सालों का हम आंकड़ा दें या उससे पूर्व भी देखें तो ये एक बढ़ते हुए क्रम में है। इसी को हम सेक्युलर ट्रेंड कहते हैं। हालांकि बीच बीच में वेरिएशन भी आते हैं लेकिन मूल रूप से या यूँ कहना चाहिए कि महत्वपूर्ण इसमें ये चीज़ है कि वो जो ट्रेंड है वो अपवर्ड ट्रेंड है। अगर हम मान लीजिए डाउनवर्ड ट्रेंड की अगर बात करें, जैसे मान लीजिए हमारे देश में अब चिकित्सा की सुविधाएं काफ़ी उपलब्ध हो गई हैं तो मृत्यु दर जो है वो लगातार घट रही है, तो इट इज़ ऑन डाउनवर्ड ट्रेंड। तो अगर अपवर्ड ट्रेंड है तो जो मैंने ग्राफ में आपको पिक्चर दिख रही है इट इज़ इसी तरीके से होती है कि लॉन्ग टर्म में वो अपवर्ड ट्रेंड होती है, डिक्लाइन में वो डाउनवर्ड ट्रेंड होगी। मतलब धीरे धीरे ओवर अ पीरियड कम ज़्यादा होती रहेगी एक साल के मध्यम, लेकिन अगर हम लंबे समय में देखेंगे तो वो डाउनवर्ड होती जाएगी। इसको हम सेक्युलर ट्रेंड के नाम से जानते हैं। द सेकेंड वन इज़ सीजनल वेरिएशन। सीजनल वेरिएशन प्रतिवर्ष नियमित रूप से होने वाले परिवर्तनों को हम सीजनल वेरिएशन के नाम से जानते हैं। द डाटा विच फ्लैक्चुएट और चेंज ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ नॉट मोर देन 1 ईयर। ये इसकी जो अवधि है वो 1 साल से ज़्यादा नहीं होती। इसके कई सारे कारण हैं, ड्यू टू वेदर कंडीशन और हम यूँ कह सकते हैं ड्यू टू कस्टम, जो हमारी ट्रेडिशन है उसके कारण ये परिवर्तन होते हैं, जिनको कि हम मौसमी परिवर्तन तो बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर मौसमी परिवर्तन का मतलब मौसम से नहीं है, ऋतु से नहीं है, बल्कि समय की एक अवधि से है, जो साप्ताहिक भी हो सकती है, मासिक भी हो सकती है और त्रैमासिक भी हो सकती है। अब जैसे हम देखते हैं कि जलवायु मौसम में होने वाले परिवर्तनों का हमारे व्यवसायिक जो वस्तु प्रोड्यूस कर रहा है या मान लीजिए ग्राहकों द्वारा उसकी जो मांग है उस पर प्रभाव पड़ता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल सर्दी के मौसम में ऊनी कपड़ों की ज़रूरत होती है, इससे उसकी बिक्री बढ़ जाती है सर्दी के मौसम में, और गर्मी अन्य जो वर्ष हैं उनके अन्य महीनों में उसकी बिक्री काफ़ी न्यूनतम होती है। इसी प्रकार से हम देखते हैं कि जैसे गर्मी के मौसम में उसमें कोका कोला यानी ठंडे पदार्थ जो होते हैं उनकी बिक्री बढ़ जाती है और बाकी अन्य महीनों में उनकी बिक्री उससे कम हो जाती है। इसी तरीके से कस्टम ट्रेडिशन को अगर हम देखें तो देखते हैं कि भाई दिवाली वगैरह के जो त्यौहार वगैरह आते हैं तब हम देखते हैं कि जैसे सोने के ज़ेवरात बनाने हों तो उसकी मांग बढ़ जाती है। इसी प्रकार से हम देखते हैं कि मिठाई की मांग भी बढ़ जाती है, और जब वो कस्टम या यूँ कहना चाहिए कि वो त्यौहार जब ख़त्म हो जाता है मान लीजिए, तो उसके बाद हम देखते हैं कि उसकी मांग भी काफ़ी कम हो जाती है। तो इन सब को हम सीजनल वेरिएशन के नाम से जानते हैं। आगे जो बहुत इम्पोर्टेंट है जैसे साइक्लिकल वेरिएशन। साइक्लिकल वेरिएशन भी सीजनल वेरिएशन की तरह ही होती है, परंतु इनकी अवधि अधिक होती है। जैसे हमने पढ़ा कि भाई जो सीजनल वेरिएशन है वो तो 1 साल के अंदर ही लगभग आ जाते हैं। यहाँ पर चक्रीय जो विचरण हैं इनकी अवधि 1 वर्ष से ज़्यादा होती है। अब कितनी होगी इसको डिटरमाइन करना काफ़ी मुश्किल काम है। तो देन द डाटा आर रिकरेंट अपवर्ड और डाउनवर्ड ट्रेंड इन अ टाइम पीरियड ऑफ 3 to 10 साल की अवधि ले सकते हैं, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है। जैसे इस साल जो चक्र आया वो 5 साल में आया था तो वो अगली बार 5 साल में आओ ऐसा पॉसिबल नहीं होता, वो 6 साल या 4 साल की अवधि में भी आ सकता है। जनरली वी कार्ड ये जो चक्र है इसको हम बिजनेस चक्र बोलते हैं। इसमें 4 टर्म होते हैं। द फर्स्ट वन इज़ प्रॉस्पेरिटी या पीक, द सेकेंड वन इज़ रेसेशन, द थर्ड वन इज़ डिप्रेशन और फोर्थ वन इज़ रिकवरी। हम देखते हैं कि जब बिज़नेस करते हैं तो एक टाइम होता है जब लोगों के पास पैसा ज़्यादा होता है तो वो वस्तु की मांग को बढ़ाता है। यानी अगर इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें, अगर ग्राहकों के पास पैसा होगा तो वो उस वस्तु को
जो भी प्रोड्यूस हो रही है उसको ज़्यादा ख़रीदेंगे। लेकिन अगर वो पैसा उनके पास कम हो जाएगा तो वस्तु की मांग भी कम हो जाएगी। तो पीक से हम किसकी तरफ जाएंगे? रिसेशन की तरफ जाएंगे। वस्तु की मांग काफ़ी कम हो जाएगी और हम डिप्रेशन की तरफ आ जाएंगे। फिर डिप्रेशन से हम वापस रिकवरी करेंगे और रिकवरी करने के बाद फिर वापस पीक पे आ जाएंगे और ये इसी प्रकार से ये क्रम चलता रहेगा। कहने का मतलब ये है कि बिज़नेस में एक दफ़ा प्रॉस्पेरिटी आएगी, पीक पे पहुंचेंगे, उसके बाद जब मांग घटेगी तो रिसेशन की तरफ आएंगे, फिर एक डिप्रेशन की अवस्था में आने के बाद फिर हम वापस रिकवर करेंगे जबकि मांग वापस बढ़ने लग जाएगी। इन सब को हम साइक्लिक वेरिएशन के नाम से जानते हैं। इसी प्रकार से इर्रेगुलर वेरिएशन भी होते हैं। इर्रेगुलर वेरिएशन इज़ रैंडम वेरिएशन आर फ्लैक्चुएशन विच आर ए रिजल्ट ऑफ अनफोर्सिन और अनप्रिडिक्टेबल रीज़न से, यानी इनका कोई रीज़न हम कह नहीं सकते कि वो होगा या नहीं होगा, अनप्रिडिक्टेबल है। दीज फोर्सेस ऑपरेट इन एन एब्सोल्युटली रैंडम और इरेटिक मैनर एंड डू नॉट हैव एनी डेफिनिट पैटर्न। मतलब ये हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। जैसे हमने सीजनल में देखा, साइक्लिकल में देखा, ऐसा नहीं होता है। किसी वर्ष में हो सकता है कि बाढ़ आ जाए, कोई इस प्रकार की और आपदा आ जाए, अर्थक्वेक आ जाए या बिज़नेस में स्ट्राइक हो जाए तो इर्रेगुलर वेरिएशन आ जाता है। जैसे अभी हमने देखा कि हमारे सभी विश्व भर में जो है कोरोना के महामारी आ गई थी, तो उससे जो है उत्पादन के ऊपर, बिज़नेस के ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है। इस इम्पैक्ट को हम इर्रेगुलर वेरिएशन कहते हैं। यहाँ पर एनालिसिस ऑफ टाइम सीरीज़ में दो मॉडल दिए गए हैं। तो एक है मल्टीप्लिकेटिव मॉडल और एक है एडिटिव मॉडल। मल्टीप्लिकेटिव मॉडल में ये माना जाता है कि ये ट्रेंड और सीजनल वेरिएशन, साइक्लिकल और इरेगुलर जो वेरिएशन है वे एक दूसरे से अंतर संबंधित होते हैं। और एडिटिव मॉडल में ये माना जाता है कि ये जितने भी जिनका हम डिस्कस किया है, ट्रेंड और सीजनल वेरिएशन, साइक्लिकल और इरेगुलर वेरिएशन, ये एक दूसरे से संबंधित नहीं होते हैं। तो मल्टीप्लिकेटिव में हम ओरिजिनल डाटा को ज्ञात करने के लिए ट्रेंड को, सेक्युलर वेरिएशन को, साइक्लिकल वेरिएशन को और इरेगुलर वेरिएशन को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये मानते हुए कि ये आपस में एक दूसरे से संबंधित हैं और ये हमें मल्टीप्लिकेटिव मोड में ही दिए जाते हैं। एडिटिव में ये एक दूसरे के ऊपर निर्भर नहीं होते हैं, इसलिए हम इनको जोड़ देते हैं। ज़्यादातर मल्टीप्लिकेटिव मॉडल का ही एनालिसिस ऑफ टाइम सीरीज में उपयोग किया जाता है। इसके पश्चात अब जब हम एनालिसिस ऑफ टाइम सीरीज में इसकी विधियों को पढ़ेंगे, मेथड ऑफ मेजरमेंट कि किस प्रकार से हम, जैसे अब तक आप समझ चुके हैं कि टाइम सीरीज़ के अंदर हम ट्रेंड का पता करेंगे कि जो व्यवसाय है या किसी भी जो कोई भी चर हो, चाहे विक्रय हो, चाहे उत्पादन हो, चाहे जनसंख्या हो, चाहे जीडीपी के आंकड़े हों, उसमें किस प्रकार की ट्रेंड जा रही है, उस ट्रेंड का हमें पता करना है। उससे सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे, जैसे कि हमने पढ़ा था सेक्युलर ट्रेंड, दीर्घकालीन ट्रेंड में इसकी जो विधियां हैं वो मोस्ट 4 हैं: फ्री हैंड कर्व मेथड, सेमी एवरेज मेथड, मूविंग एवरेज मेथड और लीस्ट स्क्वायर मेथड। इन सारी विधियों का हम 1 बाय 1 अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।